सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीएमए प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सार क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। सो बच्चों देखिए, हम कर रहे थे एमसीक्यू विद कंसेप्ट सीरीज, जिसमें हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर चुके थे। इस चैप्टर में आपके एमसीक्यू बहुत ज़्यादा है, 80 to 85 के समथिंग है, इसलिए इसका हम थर्ड पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने 30 एमसीक्यू डिस्कस किए थे, सेकंड में 30 और रिमेनिंग आज पार्ट थर्ड में कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, तो आइए 61 से स्टार्ट करते हैं। कल वाले या प्रीवियस लेक्चर में हमने 60 तक कर लिया था। 61 देखिए क्या बोल रहा है। एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, पहले हमें प्रोडक्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए इसके लिए। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, प्रोडक्ट मीन्स होता है आउटपुट। ठीक है, तो प्रोडक्ट बताता है हमारे आउटपुट को, और प्रोडक्ट होते हैं 3 टाइप के। मतलब प्रोडक्ट तो एक ही होता है, टोटल प्रोडक्ट, बट इसको दिखाने के 3 तरीके हो सकते हैं। देखिए, टोटल प्रोडक्ट होगा एक मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, और एक होगा हमारा एवरेज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट किसके अंदर आता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब होता है जब भी हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे देखिए, जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक फैक्टर मतलब लैंड को फिक्स रखना होता है और लेबर को वेरिएबल रखना होता है। तो लैंड के साथ जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज करते हैं, तो इनिशियली आपको पता है टीपी इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद वो इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है और फिर डिक्लाइन होने लगता है। टीपी का जो ट्रेंड होता है किस पे डिपेंड करता है, एमपी के ऊपर। जब तक एमपी इंक्रीज होता है तो टीपी इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट से। जब एमपी डिक्लाइन होता है तो टीपी इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग रेट से, और जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी क्या हो जाता है, अपना डिक्लाइन होने लग जाता है। तो ये हम देखते हैं टीपी एपी एमपी का रिलेशन कहाँ पे देखते हैं, शॉर्ट रन के अंदर देखते हैं, जहाँ पे हम कुछ फैक्टर को फिक्स रखते हैं और कुछ को वेरिएबल रखते हैं। तो टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी पर्सन अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कुल कितनी यूनिट बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टीपी। टीपी का मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन फ्रॉम कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है, ये होता है हमारा टीपी। इसके बाद देखते हैं हम एपी। एपी मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या बताता है, एवरेज प्रोडक्ट बताता है एक वेरिएबल फैक्टर का मेरे प्रोडक्शन में या टोटल प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स अगर 10 लेबर मिलके 100 यूनिट बनाते हैं, तो एक लेबर कितनी बनाएगा, कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइड बाय 10। तो एक लेबर की कितनी आ जाएगी, मेरी 10 आ जाएगी। तो उसी तरह एवरेज प्रोडक्ट क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन इन टोटल प्रोडक्शन बाय वन वेरिएबल फैक्टर या लेबर। एक वेरिएबल फैक्टर या लेबर मिलके टोटल प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो देखिए, एपी कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं टीपी में, दैट मीन्स मेरे टोटल प्रोडक्शन में क्यू से डिवाइड कर दूं, क्यू नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर है, दैट मीन्स अगर 10 लेबर मिलके 100 यूनिट बना रहे तो मेरा टीपी कितना हो गया, 100 यूनिट, और नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितने हो गए, 10, तो मेरा एपी कितना आएगा, 10। क्लियर है। लास्ट वाला है हमारा एमपी। व्हाट एमपी डिनोट्स, एमपी डिनोट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बताता है, जहां पे भी मार्जिनल वर्ड आएगा उसका मतलब पता है एडिशनल होता है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एक एडिशनल लेबर को यूज करने से मेरे टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट और चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे
एक एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने से चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय यूजिंग और एडिंग वन एडिशनल लेबर। ठीक है, एक एडिशनल लेबर को लगाने से मेरे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है। तो एमपी निकालने का हमारे दो फॉर्मूले हो सकते हैं। एमपी बराबर एक होगा या तो डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू कर दूं मैं, या एमपी बराबर कर दूं टीपी एन माइनस वन। क्लियर है? टीपी एन मतलब होता है जिस यूनिट का, देखिए इस वाले फॉर्मूले में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसको समझ लीजिए विद एग्जाम्पल से। ये समझिए, इधर मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अगर एक लेबर मिलके या सिर्फ एक ही लेबर 10 यूनिट बना रही है और 2 लेबर हो जाने पर मेरी टोटल कितनी बन रही है 25 यूनिट, तो सेकंड यूनिट का एमपी कितना होगा? क्योंकि 2 तो क्यूमुलेटिव दे रखा है, मुझे ये पता करना है कि सेकंड वाले ने आके अकेले ने कितनी बनाई है। तो इसमें 25 में 10 तो ऑलरेडी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो सेकंड की निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 25 माइनस 10 कितना आ गया 15। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, टीपीएन माइनस वन। इस फॉर्मूले से मैं कैसे निकाल सकती हूँ? टीपीएन का मतलब होता है जिस यूनिट का एमपी पूछा जा रहा है उसी यूनिट का टीपी। तो मुझे किसका एमपी निकालना है, MP2, तो मैंने लिखा MP2। टीपीएन मतलब उसी यूनिट का टीपी जिसका एमपी पूछा गया TP2। और टीपीएन माइनस वन का मतलब क्या हुआ, जिस यूनिट का एमपी पूछा है उससे जस्ट पहले वाली का टीपी। तो यहाँ पे TP2 माइनस TP2 माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो गया, MP इज इक्वल्स टू MP2 इज इक्वल्स टू TP2 माइनस TP1। सेकंड यूनिट का टीपी कितना है अपना 25 यूनिट माइनस 10, तो ये कितना आ गया अपना 15। ठीक है, क्लियर है? और डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा टीपी का मतलब चेंज इन टीपी कितना हो, चेंज इन टीपी कितना था अपना 15। इससे भी देख लीजिए इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टीपी मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, 25 माइनस 10 आएगा और यूनिट में कितना चेंज हुआ 2 माइनस 1। तो अगर मैंने 15 को 1 से डिवाइड किया तो कितना बन गया मेरा 15। किसी भी फॉर्मूले से निकालिए आपका एमपी हमेशा सेम आएगा। क्लियर है? तो टीपी टोटल प्रोडक्ट, एपी एवरेज प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। टीपी बताता है सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके मैंने टोटल प्रोडक्शन कितना किया। एवरेज प्रोडक्ट बताता है एक एडिशनल लेबर, सॉरी एपी हमें बताता है हर वेरिएबल फैक्टर का टोटल प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं टोटल प्रोडक्शन को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा एपी आ जाएगा। एमपी बताता है मार्जिनल प्रोडक्ट, दैट मीन एक एडिशनल लेबर के आ जाने से मेरा चेंज इन टीपी कितना हुआ। तो इसका ये तरीका है निकालने का। अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं जो हमसे पूछा गया था टीपी को लेके, एपी को लेके। एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज है, तो एपी कैसे निकालते हैं हम? अभी अभी देखा, टीपी डिवाइड बाय क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में लिखा हुआ है वो हमारा आंसर होगा। टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्यों नहीं होता है, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर होगा। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, ये गलत हो गया। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट से, ये नहीं होता है एपी। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, ये होगा। ठीक है, टीपी को हमने किससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से। मार्जिनल प्रोडक्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, ये भी गलत हो गया। ठीक है, हमको ढूंढना है टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, का आंसर होगा सी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे भी आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिख गया। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिखते हैं आपको, ये याद करना है इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है क्या। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है मार्जिनल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, एमपी कर्व का मैक्सिमम पॉइंट होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और एमपी करवाता कहाँ पे है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, जहाँ पे हम टीपी, एपी और एमपी के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो इसको हम यही साइड में बना लेते हैं।
ये तो हो गया अपना एमपी कर्व, ये हो गया हमारा एपी कर्व, और यहां से हमने बना दिया टीपी कर्व। ठीक है, और जहां पे इस पॉइंट पे ये एमपी क्या है, मैक्सिमम है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पी ओ आई। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे एमपी मैक्सिमम होता है। स्टेटमेंट ए देखते हैं क्या बोल रहा है, आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन ए ग्रेटर यूज ऑफ द वेरिएबल इनपुट इंड्यूसेज अ रिडक्शन इन द मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोला गया, यहां पर पहुंचने के बाद, ठीक है, जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ठीक है, आउटपुट आएगा हमारा इस साइड ओ वाई एक्सिस पे, और यहां पे तो भी आएगा हमारा नंबर ऑफ लेबर। क्या बोला गया है, आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, ग्रेटर यूज ऑफ द वेरिएबल इनपुट इंड्यूस रिडक्शन इन द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही हम नंबर ऑफ लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम वेरिएबल इनपुट को और ज्यादा इंड्यूस कर रहे हैं। लेबर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है, तो हम वेरिएबल फैक्टर को और ज्यादा इंड्यूस कर रहे हैं, मतलब इंगेज कर रहे हैं। तो एमपी क्या होने लग गया मेरा, डिक्लाइन होने लग गया। सही बात बोली गई है कि आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर हम ग्रेटर यूज ऑफ द वेरिएबल इनपुट करते हैं तो रिडक्शन होता है किसके अंदर, मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर। तो जैसे ही हम इधर ज्यादा लेबर का यूज कर रहे हैं तो एमपी क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। तो ऑप्शन ए तो हमारा है करेक्ट। अब बी देखते हैं, बिफोर रीचिंग द इनइविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न the quantity of the output obtained can increase at an increasing rate। तो क्या बोला गया, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से तक पहुंचने से पहले यहां की बात हो रही है, जो हमारा टीपी इंक्रीज होता है, इन्वर्टेड पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न। देखिए इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, पीओआई के बाद एमपी डिक्लाइन हो रहा है, तो मतलब मार्जिनल रिटर्न मेरा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, तो इसके बाद तो मार्जिनल रिटर्न डिक्रीज हो रहा है। द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन कैन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो इससे पहले क्या होता है, जो मेरा टीपी इंक्रीज होता है कौन सी रेट से होता है, यहां तक विद इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, स्टेज 1 दो पार्ट में डिवाइड होती है, जहां पर पीओआई से पहले तो हमारा टीपी इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद टीपी इंक्रीज होता है हमारा विद डिक्रीजिंग रेट से। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं। अगर आपको एक बार फिर से समझना है तो आप समझ लीजिए। ये हो गया हमारा एमपी कर्व। एमपी क्योंकि पहले इंक्रीज होता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव भी हो जाता है। ये हो गया अपना एपी कर्व, और इसी को यूज करते हुए हमने बना लिया टीपी कर्व। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज हो रही है हमारी, थर्ड स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को ही मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी। ये इसको बोलते हैं पीओआई, जहां पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। ये हो गया टीपी। तो देखिए बी ऑप्शन में क्या बोला गया है, यहाँ पे हम एक बार ये भी लिख देते हैं कि कौन से एक्सिस पे क्या आएगा। ओ एक्स एक्सिस पे आता है अपना, ओ एक्स एक्सिस पे आता है नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और ओ वाई पे आता है आउटपुट। देखिए सेकंड एमसीक्यू में क्या बोला गया है कि जब जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, उससे पहले बिफोर रीचिंग पीओआई, जो टीपी इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट से होता है। सही बात बोली गई है। ठीक है, यहां तक टीपी कैसे होता है, इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। तो ऑप्शन बी भी मेरा सही है। वापस रीड करते देखिए, बिफोर रीचिंग द इनविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट, मतलब पीओआई के बाद। द इसका मतलब है पीओआई की बात, पीओआई के बाद डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न होता है, बट पीओआई से पहले की बात हो रही है। रिटर्न द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन कैन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये भी बिल्कुल सही है। द फर्स्ट स्टेज कोरस्पॉन्डेड टू द रेंज इन विच द एपी इज इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट
ऑफ यूटिलाइजिंग इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट। तो बोला गया फर्स्ट स्टेज में क्या एपी इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही बोला गया। देख लीजिए फर्स्ट स्टेज में हमारा एपी इंक्रीज ही होता है, ये फर्स्ट स्टेज है पूरी, और यहाँ पे पूरी फर्स्ट स्टेज में एपी इंक्रीज हो रहा है। सेकंड स्टेज में एपी होने लगता है हमारा डिक्लाइन। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबाव। हमसे ट्रू पूछा गया था तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, आंसर होगा डी। 63 मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ। मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली किसका स्लोप होता है, देखिए ये होता है टीपी का, मार्जिनल प्रोडक्ट टीपी का मैथमेटिकली स्लोप होता है। कैसे होता है वो देखिए, देखिए ये है हमारा एमपी कर्व और ये है हमारा टीपी कर्व। जब टीपी इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। इसको वापस न्यू बना लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पूछा गया है मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली किसका स्लोप होता है, तो ये टीपी का होता है। कैसे होगा, जब इनिशियली टीपी इंक्रीज होता है इस पॉइंट तक, ठीक है, जहां पर एमपी मैक्सिमम है उससे पहले से टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टीपी यहां तक इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग रेट से। जब टीपी इंक्रीज होगा विद डिक्रीजिंग रेट से और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, तब एमपी क्या होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। और जब टीपी मैक्सिमम होगा तो एमपी जीरो हो जाएगा, और जब टीपी डिक्लाइन होगा तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के स्लोप होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट। मैथमेटिकली द स्लोप ऑफ, ये किसका होता है, टोटल प्रोडक्ट कर्व का। सपोज द फर्स्ट 4 यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट जनरेट कोरस्पॉन्डिंग टोटल आउटपुट ऑफ, क्या क्या बोला गया, फर्स्ट 4 यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। लेबर मान लेते, इसका मतलब क्या हुआ, 4 लेबर काम कर रहे हैं, एक ने बनाई 200, दूसरा आते ही टोटल बनी 350, उसके बाद बनी 450, 4 ने मिलकर बनाई 500, एक ने मिलकर बनाई 200, दूसरे के आते ही टोटल हो गई 350, फिर हो गई 450, फिर हो गई 550। तो हमें हर एडिशनल लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले का तो 200 ही आएगा, दूसरे ने कितनी बनाई एडिशनल, 150, तीसरे ने आके कितनी बनाई 100, और चौथे ने आके कितनी बनाई 50। देखिए हर आने वाला लेबर अपने से पहले वाले कम लेबर की एफिशिएंसी से कम काम कर रहा है। दैट मीन्स हर आने वाला लेबर, जो लेबर पहले से काम कर रहा था उसके कंपेरेटिवली कम एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया, डिमिनिशिंग। तो हमसे पूछा क्या गया है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट। तो थर्ड यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा 100। वैसे भी निकाल सकते थे 450 में से 350 माइनस करके, टीपीएन माइनस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फॉल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फर्म। फॉल्स पूछा गया, गलत कौन सा है। अब आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट कौन से पीरियड में होगी। अगर मैं कॉस्ट फंक्शन की बात करूं तो 2 टाइप के कॉस्ट फंक्शन थे, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा शॉर्ट रन में होती है जो चेंज नहीं हो सकती। लॉन्ग रन में कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं होती, सारी कॉस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमसे फॉल्स पूछा गया है। पहला क्या है, एज द फिक्स्ड इनपुट फॉर अ फर्म कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, द टीएफसी आर कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट व्हेन द प्राइस ऑफ द फिक्स्ड इनपुट चेंज। क्या बोला गया, शॉर्ट रन में टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा चेंज रहेगी जब तक कि जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन इनपुट की प्राइसेस चेंज ना हो जाए। दैट मीन्स रेंट की बात करें, अगर हम रेंट शॉर्ट रन में हमेशा फिक्स ही रहेगा, क्या हर महीने थोड़ी ना बदलेगा रेंट। तो रेंट का कर्व क्या बनेगा यार, टीएफसी का कर्व क्या बनेगा मेरा, पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस। अगर रेंट इंक्रीज होगा तो चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। TFC continue to exist even when production is stopped in the short run, but they exist in the long run even when production is not stopped. क्या बोला गया, TFC हमेशा रहेगी जब प्रोडक्शन को रोक देंगे। शॉर्ट रन की बात हो रही है, शॉर्ट रन में 2 टाइप की कॉस्ट होती है। भले ही आप कम पीरियड में प्रोडक्शन करो या मत करो, आपकी बिल्डिंग का रेंट लगेगा।
आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, आपने जो लोन लिया उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। तो आपके शॉर्ट रन में जो फिक्स फैक्टर की कॉस्ट है वो आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, तो आपको तो पेमेंट करना ही करना है। तो शॉर्ट रन में तो भले ही आप प्रोडक्शन स्टॉप कर दो तब भी ये लगेगी, बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन इवन व्हेन प्रोडक्शन इज नॉट स्टॉप। क्या बोला गया? फिक्स कॉस्ट लॉन्ग रन में भी एग्जिस्ट करती है, गलत है। लॉन्ग रन में तो फिक्स कॉस्ट होती ही नहीं है, वहां पे तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। और जब प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगा, प्रोडक्शन कंटिन्यू होगा, तब सारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमसे फिक्स्ड कॉस्ट के कंटेक्स्ट में पूछा गया था, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अभी तक तो लग रहा है इसका आंसर बी होगा। सी और डी भी देख लेते हैं। सी क्या बोल रहा है? टोटल फिक्स कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल द फिक्स्ड इनपुट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। तो बिल्कुल सही बात बोली गई। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है शॉर्ट रन में जितने भी हम फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं उन सबकी कॉस्ट। ये बिल्कुल सही है। In the short run, a firm's fixed cost cannot be escaped even when production is stopped. ये भी बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट रन में हम फिक्स्ड कॉस्ट को अवॉइड कर ही नहीं सकते, ठीक है? भले आप प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, आपकी शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पे हमने देखा ए भी सही था, सी भी सही था, डी भी सही था, लेकिन हमें फिक्स कॉस्ट के कंटेक्स्ट में क्या पूछा गया था? फॉल्स पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। Diminishing marginal return for the first 4 unit of variable input is exhibited by the total product sequence. तो हमें पता लगाना है कहाँ पर diminishing marginal return हो रहा है। देखिए पहले वाले में तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, 50 था 50 था 50 था 50 था, ठीक है? फर्स्ट 4 यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, एक लेबर मिलके भी 50 बना रहा, दूसरा आ गया तब भी 50 बन रही, तीसरा आ गया तब भी 50 बन रही, चौथा आ गया तब भी 50 बन रही। मतलब हर आने वाले लेबर का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई रिटर्न ही नहीं हो रहा है, तो गलत हो गया। दूसरे में देखिए जब एक लेबर था 50 बन रही थी, दूसरा आते ही 110 टोटल हो गई, तो दूसरे ने आके कितनी बनाई है? 60, ठीक है? 110 तीसरे ने आके 180 बनाई, तो आने वाले नए ने कितनी बनाई? 70, 180 माइनस 110। और अब 260 बनने लगे, चौथे ने आते ही एडिशनल कितनी बनाई है? 80। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा मार्जिनल रिटर्न? 50, 60, 70 और 80। तो ये तो इंक्रीजिंग हो रहा, हमसे डिमिनिशिंग पूछा था, तो ये भी नहीं होगा। दूसरे में, थर्ड में देखिए पहला वाला 50 बना रहा था, दूसरा आते ही 100 बन गई, तो दूसरे ने आके कितनी बनाई? 50, तीसरे ने आके भी 50 बनाई और चौथे ने आके भी 50 बनाई। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। फोर्थ में देखिए क्या हुआ है, पहले वाले ने 50 बनाई, दूसरे ने आते ही दूसरा आते ही टोटल प्रोडक्ट मेरा 90 हो गया, तो 90 हो गया, तो दूसरे ने आके कितनी बनाई? 90 माइनस 50 मतलब 40। तीसरा आते ही 120 हो गया, तो 120 माइनस 90 कितना होता है? 30। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। तो देखिए यहाँ पे हर आने वाला लेबर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने से पहले वाले लेबर से कम एफिशिएंसी से कर रहा है या कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? मेरा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। इसका आंसर क्या होगा? डी। यूज द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का डायग्राम है जहाँ पे एक फैक्टर फिक्स्ड है और लेबर को क्या माना गया है? वेरिएबल माना गया, ठीक है? यहाँ पे आउटपुट दिखाया गया है और ये कौन सा कर्व है हमारा? टीपी कर्व, ठीक है? देखिए पहले टीपी इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा, फिर डिक्रीज हो रहा है। हमसे पूछा क्या गया है? द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ लेबर इज, बोला गया है थर्ड यूनिट आने पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मेरा कितना है, तो थर्ड यूनिट का निकालना है। तो थर्ड यूनिट का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? थर्ड यूनिट का टीपी माइनस सेकंड यूनिट टीपी, ऐसे ही निकालते हैं। टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। हमसे किसका पूछा गया है? थर्ड का। तो MP3 इज इक्वल्स टू TP3 माइनस TP3 माइनस 1। तो MP3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा TP3 माइनस TP2। ऐसे भी कर सकते हो, मैंने फॉर्मूला से ऐसे ही समझा दिया आपको, बाकी डायरेक्ट भी पता है। अगर थर्ड यूनिट का मार्जिन प्रोडक्ट निकालना है तो थर्ड का टीपी और सेकंड के टीपी का डिफरेंस ले लो, थर्ड का आ जाएगा। तो देखिए सेकंड का टीपी कितना था? 14, थर्ड का टीपी कितना था? 20। थर्ड ने तीसरे ने आते ही कितना कंट्रीब्यूशन किया? 6 का, तो इसका फर्स्ट में तो आ जाएगा 6। 6 कहाँ पे? सब में 6 ही लिखा है, ठीक है? तो आगे और देखना पड़ेगा। द MP ऑफ द लेबर इज नेगेटिव।
कौन सी लेबर के आते ही मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव हो गया था? तो कौन सी लेबर पे हुआ था? यहाँ पे तो मैक्सिमम था 5 पे। जैसे ही छठी लेबर आती है टीपी क्या हो गया मेरा? डिक्लाइन हो गया। और जब टीपी डिक्लाइन होता है तभी आपको पता है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से नहीं होगा ये बात आपको पता है ना कि टीपी जब मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या होता है? 0 होता है, और जब टीपी डिक्लाइन होगा तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। यहाँ पे भी 6 आएगा क्योंकि थर्ड यूनिट लेबर पे कितना था हमारा? 20 माइनस 14। थर्ड का टीपी 20 था, सेकंड का 14 था, यहाँ पे 6 आ गया, और जो 6th यूनिट है उसका एमपी क्या है अपना? नेगेटिव है। इन द थर्ड ऑफ द 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इसमें से कौन सा सही होता है? ठीक है, जो टीपी एपी एमपी का रिलेशन हम 3 स्टेज में देखते हैं उसमें से कौन सा इसमें सही बता रहा है? द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। क्या एमपी का पॉजिटिव स्लोप होता है? देखिए टीपी एपी एमपी तो आपको ठीक से पता होना चाहिए, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इतने इजी कंसेप्ट में फिर आप गलत करके आते हैं। ये एमपी हो गया, ये एपी हो गया, और ये टीपी हो गया। देखिए थर्ड स्टेज ये वाली है, लास्ट वाली। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव तो तब होता है जब इंक्रीज होता है, तो एमपी का पॉजिटिव स्लोप सिर्फ फर्स्ट स्टेज में रहता है, वो भी ए पार्ट में। यहाँ पे तो उसका नेगेटिव स्लोप हो गया क्योंकि ये डिक्लाइन हो रहा है, तो पहला तो हमारा हो गया गलत। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज कंप्लीटली बिलो द एपी कर्व। ये बात देखिए बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेज में एमपी कर्व पूरा का पूरा एपी कर्व के नीचे ही होता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज। क्या थर्ड स्टेज में टीपी इंक्रीज होता है? नहीं, थर्ड स्टेज में टीपी क्या होता है हमारा? डिक्रीज होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव स्लोप ही नहीं होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि थर्ड स्टेज में टीपी हमारा नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव स्लोप होना और पॉजिटिव होना अलग बात है। ठीक है, देखिए सेकंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, क्योंकि ये अभी तक इसी एक्सिस के ऊपर है, 0 के ऊपर ही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भले इसका स्लोप नेगेटिव है बट इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, जब टीपी मैक्सिमम होता है, एमपी 0 होता है, इसके बाद टीपी डिक्लाइन होता है, तब एमपी नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो मार्जिनल प्रोडक्ट थर्ड स्टेज में पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, और उसका स्लोप भी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बिल्कुल सही कौन सा है हमारा? बी वाला, क्योंकि थर्ड स्टेज में पूरा का पूरा एमपी कर्व एपी कर्व के नीचे हो जाता है। When marginal costs are below average total cost, average fixed costs are rising, average total costs are falling। पहले आपको ये दोनों कर्व बना लेने हैं। पहले बनता है हमारा एटीसी या एसी कर्व, दोनों एक ही नाम होते हैं, मैंने कल भी बताया था। ठीक है, इसके बाद हमने बना लिया मार्जिनल कॉस्ट कर्व। क्या बोला गया? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट आर बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट। तो देखिए आप अगर इन दोनों का बताए तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट राइज होती है? देखिए एएफसी तो कभी राइज होती ही नहीं है, बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, एएफसी कर्व हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। दैट मीन जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट मेरी हमेशा कम ही होगी, और एएफसी कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। तो पहला तो स्टेटमेंट ही गलत है, एएफसी कभी राइज ही नहीं होती है। एवरेज टोटल कॉस्ट आर फॉलिंग। क्या बोला गया? जब मार्जिनल कॉस्ट बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट है, तो कौन से एरिया में मार्जिनल कॉस्ट बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट है? इस वाले एरिया में मार्जिनल कॉस्ट नीचे की तरफ है और एवरेज टोटल कॉस्ट ऊपर की तरफ है। तो क्या एटीसी फॉल होता है? बिल्कुल सही है, एटीसी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो इसका आंसर होगा बी। सी देख लेते हैं, सी में क्या बोला गया है? सी बोल रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट आर राइजिंग। ये गलत है। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है? फॉल होती है जब एमसी एटीसी के नीचे होता है। तो सी भी गलत हो गया। एवरेज टोटल कॉस्ट आर मिनिमाइज। नहीं, एवरेज टोटल कॉस्ट तो यहाँ पे मिनिमाइज होती है। कब? जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व या एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करता है। तो सही कौन सा है? जब मार्जिनल कॉस्ट बिलो एटीसी होती है तो एटीसी क्या करता है हमारा? फॉल करता है। देखिए इस पूरे एरिया में क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। तो इसका आंसर होगा बी। अब फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व्स, कल हमने एलएससी और एसएससी के बारे में पढ़ा था। आप प्रीवियस पूरा देख के आइए, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, बीच में से नहीं देखना है आपको। हमने देखा था एलएससी कर्व क्या होता है?
सीरीज ऑफ एसएससी कर्व होता है। दैट मीन्स बहुत सारे एसएससी कर्व से मिलके एलएससी कर्व बनता है। क्योंकि एसएससी कर्व क्या दिखाते हैं मेरे, प्लांट साइज को। ये एसएससी 1 हो गया, ये एसएससी 2 हो गया, ये एसएससी 3, एसएससी 4 और यहाँ पे आ गया एसएससी 5। एलएससी कर्व कैसे बनता है? एलएससी कर्व का फॉलोइंग पार्ट टेंजेंट होता है एसएससी कर्व के फॉलोइंग पार्ट के। एलएससी कर्व का मिनिमम पार्ट टेंजेंट होता है एसएससी कर्व के मिनिमम पार्ट पे, और एलएससी कर्व का राइजिंग पार्ट टेंजेंट होता है एलएससी कर्व के एसएससी कर्व के राइजिंग पार्ट पे। ठीक है, तो ये कौन सा कर्व बन गया हमारा, एलएससी कर्व। मैंने क्या बोला, इसको एक बार लिख भी देती हूँ मैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एलएससी फॉलोइंग पार्ट किसको टेंजेंट होता है, एसएससी के फॉलोइंग पार्ट पे। टेंजेंट टू एसएससी फॉलोइंग पार्ट। ठीक है, एलएससी मिनिमम पॉइंट टेंजेंट टू एसएससी मिनिमम पॉइंट। ठीक है, एलएससी राइजिंग पार्ट मतलब जब कॉस्ट वापस इंक्रीज हो रही है, पॉइंट या पार्ट टेंजेंट टू एसएससी राइजिंग पार्ट। देखिए ये जो एलएससी कर्व होते हैं सारे एसएससी कर्व के मिनिमम पार्ट पे नहीं होता है, बात आपको ध्यान रखनी है। फॉलिंग वाला फॉलिंग पे होगा, मिनिमम वाला मिनिमम पे होगा, और राइजिंग वाला राइजिंग पे होगा। तो जहाँ पे भी टेंजेंट वाली बात है वही हमारा आंसर होगा, टेंजेंट टू ऑल द कर्व ऑफ शॉर्ट टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट। इसका आंसर क्या होगा, 70 का डी। इन द लॉन्ग रन इफ अ वेरी स्मॉल फैक्ट्री were to expand scale of operation it is likely that it would initially experience। क्या बोला गया है, लॉन्ग रन में जब कोई स्मॉल फैक्ट्री है, छोटी फैक्ट्री है, वो स्केल ऑफ ऑपरेशन पे काम करती है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई पर्सन कोई भी छोटा बिजनेस खुद को एक्सपेंड करेगा स्केल को इंक्रीज करके, तो इनिशियली उसको बेनिफिट होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, देखिए बात आपको कैसे पता रखनी है, हमेशा जब भी कोई छोटा बिजनेस में अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा लॉन्ग रन में, कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते ही बहुत बड़े लेवल पे नहीं करता है। इसमें क्या बोला गया, लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तो उसने स्मॉल फैक्ट्री पे ही काम किया था। लॉन्ग रन में जैसे इसके पास फंड कलेक्ट होता गया, इसने क्या सोचा, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड करती हूँ। तो उस केस में क्या होगा, जब आप लॉन्ग रन में प्लानिंग करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो, जब आपका बिजनेस एक मिनिमम प्रॉफिट अर्न करने लग जाता है, तब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में भी बियॉन्ड दी कैपेसिटी जाने की कोशिश करोगे, तब वापस क्या हो जाएगा, आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमम के बियॉन्ड नहीं जाना है, आपको विद इन ऑप्टिमम करना है। इसका आंसर क्या होगा, सी। 72 वापस लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व की बात हो रही है, टेंजेंट वाला हमारा आंसर होगा, जहां पे भी टेंजेंट होगा। टेंजेंट टू ऑल शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट द कर्व एंड रिप्रेजेंट द लोवेस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एलएससी कर्व बनाने का एक ही तरीका है, सारे एलएससी कर्व को टेंजेंट कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कल हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के बारे में। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब काम करता है, ये काम करता है हमारा लॉन्ग रन के अंदर। हमने कल पढ़ा था लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलता है कि लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 टाइप के क्या होंगे, रिटर्न होंगे। और लॉन्ग रन में जो लो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल। इनिशियली होगा इंक्रीजिंग, फिर हो जाएगा कांस्टेंट, फिर होगा डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, आपका आउटपुट ज्यादा चेंज होगा जितने परसेंट से आपने इनपुट लगाया है। इसमें आपका आउटपुट इज इक्वल्स टू होगा इनपुट। अगर 100% से इनपुट इंक्रीज हुआ तो आउटपुट भी 100% से होगा। यहाँ पे आपका आउटपुट कम से चेंज होगा, इनपुट में आपका ज्यादा चेंज होगा।
क्लियर है? अब देख लीजिए इसमें से कौन सा बता रहा है, क्योंकि हमसे इंक्रीजिंग पूछा गया है तो हमें इंक्रीजिंग बताना है। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। अगर आपने इनपुट 100% से इंक्रीज करे तो आउटपुट मोर देन 100% से इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे डबलिंग बोला गया है, डबलिंग मतलब क्या होगा, अगर मैंने इनपुट 100% से इंक्रीज किए तो सेम मेरा आउटपुट भी डबल हो गया, तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 100 हो गया, तो ये तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया। इंक्रीज द इनपुट बाय 50% लीड्स टू 20% इंक्रीज इन आउटपुट। आपने इनपुट 50% से इंक्रीज किया बट आउटपुट आपका 25% से ही इंक्रीज हुआ है, तो ये कौन सा है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। इनपुट में ज़्यादा चेंज हुआ पर आउटपुट कम से चेंज हुआ। इंक्रीजिंग इनपुट बाय 1/4 लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट 1/3। तो आपने इनपुट तो 1/4 का मतलब 25% से इंक्रीज किए बट आपका आउटपुट 1/3 से ही इंक्रीज हुआ है, 1/3 से इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब कितना होता है 30.33%। तो देखिए इनपुट तो 25% ही लगा है लेकिन आउटपुट ज़्यादा से चेंज हो गया। हमसे पूछा क्या गया था, इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल, तो इसका आंसर क्या होगा 73 का सी। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। Marginal cost for a firm of producing the 9th unit of output is 20. Average cost at the same level of output is ₹15. Which of the following must be true? देखिए इसको करने का इसी तरीका क्या है, आपको यहाँ पे क्या पता लग गया कि हमें दो कॉस्ट कर्व पता होना चाहिए और उनका रिलेशन पता होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट तो है ज़्यादा और एवरेज कॉस्ट है कम, तो हमें MC और AC कर्व बना लेना। ये वाला कर्व कौन सा होता है, AC, ठीक है। और इसके साथ हम बना सकते हैं, ये हो गया हमारा MC कर्व। अब बोला गया MC ज्यादा है AC कम है, तो देखिए इस पूरे एरिया में क्या है, MC ज्यादा है AC कम है, मतलब ये जो 9th यूनिट बनी है इस पॉइंट के बाद ही बनी होगी जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी यहाँ पे हमारी 20 थी और AC कितना था हमारा 15 था। तो इस पूरे एरिया में MC ज्यादा है और AC कम है, तो देखिए क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर फॉलिंग। नहीं, इस पॉइंट के बाद जहां पर MC ज्यादा है AC कम है, दोनों ही कॉस्ट क्या हो रही है, राइज हो रही है, तो राइजिंग वाला हमारा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बोथ आर राइजिंग, बिकॉज इस पूरे एरिया में MC ज्यादा है AC कम है। तो हो सकता है 9th यूनिट यहीं कहीं बन रही है, लेकिन इस पूरे एरिया में क्या होता है, MC भी इंक्रीज होती है, AC भी इंक्रीज होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खुद के ही बिजनेस में यूज कर लेता है, तो उसको वो इनकम सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है जो पहले उसे उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहीं और देने पर मिल रही थी। जैसे किसी पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे बिल्डिंग जो उसके पास अवेलेबल थी उसने पहले रेंट पे दे रखी थी, तो वहां से उसके लिए रेंट इनकम हो रही थी, बट उसने वही बिल्डिंग अपने बिजनेस में यूज कर ली, तो वहां पे उसको रेंट इनकम नहीं होगी, तो नहीं होगी तो उसने अपनी इनकम को सेक्रीफाइस किया है। तो इनकम सेक्रीफाइस वाली कॉस्ट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल नेवर शो द इम्प्लिसिट कॉस्ट पार्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम अकाउंटिंग कॉस्ट शो करते हैं और अकाउंटिंग कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालनी है जो होती है सेल्फ फंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, और जो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है। तो ये पहला क्या है, मनी पेमेंट मेड टू द नॉन ओनर। तो मनी पेमेंट तो यहाँ होता ही नहीं है, पहले ही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्चुअल में पेमेंट ही नहीं होता है। मनी नॉट पेड out to the owners of the firm for the self-owned factor of employed in a business and therefore not entered in the books of account। देखिए बी बिल्कुल सही बोला गया है अभी तक। तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको बिजनेस ने या पर्सन ने अपने ही बिजनेस में यूज कर लिया है, उसके लिए उसको कोई मॉनेटरी पेमेंट नहीं होगा। आप खुद की बिल्डिंग के लिए खुद ही रेंट थोड़ा ना लेगा, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं होगा। और इस कॉस्ट को जो सेक्रीफाइस हुई थी रेंट इनकम, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी नहीं दिखाएंगे। सी क्यों गलत होगा, मनी पेमेंट, यहाँ पे तो एक्चुअल में पेमेंट हो रहा है और बाद में क्या लिखा हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आती है, ये भी गलत है। मनी पेमेंट विद द सेल्फ ओन्ड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज अर्न इन देयर बेस्ट यूज एंड देयरफॉर एंटर्ड। यहाँ तक तो लाइन सही थी, नहीं यहाँ पे ही गलत हो गई, मनी पेमेंट और एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट गलत है। ना तो मनी में एक्चुअल पेमेंट होता है और ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होती है। तो इसका आंसर क्या होगा 75 का बी। एंटरप्रेन्योर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनोवेशन करना, ठीक है। बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर में एक ही डिफरेंस होता है, एंटरप्रेन्योर इनोवेशन करके बिजनेस स्टार्ट करता है। इसका आंसर होगा बी, सॉरी ए होगा, ठीक है। बियर द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सब में होता है, फाइनेंस भी सबके पास होता है, अर्न प्रॉफिट भी सभी का मोटिव होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर का जनरली होता है इनोवेशन।
इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज, देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट में दो कॉस्ट इंक्लूड होती है। इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट तो आ ही जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। साथ में इसके अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट तो इकोनॉमिक कॉस्ट का एक पार्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट कब बनेगी, जब अकाउंटिंग कॉस्ट में मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी ऐड कर दूंगी। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर फॉर हायर रिसोर्सेज व्हाइल अकाउंटिंग कॉस्ट डू नॉट। क्या बोला गया, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड करती है एक्सपेंडिचर फॉर हायर रिसोर्सेज, ठीक है, वाइल अकाउंटिंग का डू नॉट। इकोनॉमिक में होते हैं लेकिन अकाउंटिंग में भी तो होंगे ना। अगर मैंने कोई चीज हायर की है, लेबर को हायर किया तो वेजेस पेमेंट होगा, तो अकाउंटिंग कॉस्ट में भी होगा। तो ये बात गलत लिखी हुई है, ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट में भी होता है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट में कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकम द पार्ट ऑफ द इम्प्लिसिट कॉस्ट, और इट कैन बी इम्प्लिसिट कॉस्ट बिकम द पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट जो पार्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट की नहीं होती है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंडिचर फॉर हायर रिसोर्सेज व्हाइल इकोनॉमिक कॉस्ट डू नॉट। इकोनॉमिक कॉस्ट एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फर्म विच यूज इट्स ओन रिसोर्सेज। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सी क्यों गलत होगा, देखो इसके भी देख लीजिए। क्या बोला गया, अकाउंटिंग कॉस्ट में हायर रिसोर्सेज की एक्सपेंडिचर तो इंक्लूड होगी, वाइल इकोनॉमिक कॉस्ट में नहीं होगी, गलत है। इकोनॉमिक कॉस्ट में तो अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है ना। जब अकाउंटिंग कॉस्ट हायर्ड जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट को बता रहा, तो इकोनॉमिक कॉस्ट में तो वो इंक्लूड होगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इकोनॉमिक कॉस्ट एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फर्म विच यूज इट्स ओन रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही बात बोली गई। इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट तो होगी, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो 77 का आंसर होगा डी। In figure below possible reason why the average variable cost curve approaches the average total cost curve as output rises। क्या बोला गया है, यहाँ पे मैं दो कर्व दे रखे, तीन दे रखे, वैसे तो हमें फोकस किस पे करना है, एटीसी और एवीसी पे। क्या बोला गया है, ये एक जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ओ से अगर हम इस ओर जाएंगे राइट की ओर तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इनका गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जबकि यहाँ पे इनका गैप क्या था, ज्यादा था। तो इसका रीजन क्या होता है, एएफसी कर्व। देखिए कैसे बनेगा, एसी कर्व तो होती है हमारी एटीसी प्लस एएफसी, तो ये तो बनेगा सबसे ऊपर, और एएफसी कर्व तो कभी भी किसी एक्सिस को टच ही नहीं होता, तो ये बन गया ऐसे। और एवीसी कर्व कैसे बनेगा, इस तरीके से। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच क्यों करने लग गए यहाँ पे, इसका रीजन पता है, देखिए क्या है। इसका रीजन ये होगा कि यहाँ एएफसी फॉल हो रहा है बट एवीसी राइज हो रहा है। क्लियर है, एवीसी तो राइज हो रहा है, एएफसी फॉल हो रहा है, बट राइजिंग रेट ऑफ एवीसी इज मोर देन फॉलिंग रेट ऑफ एएफसी। ठीक है, एएफसी फॉल तो हो रहा है बट राइजिंग रेट एवीसी की ज्यादा है, तो ये दोनों जो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उसका रीजन होता है एएफसी का फॉल होना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आर फॉलिंग एज ए आउटपुट राइज। मार्जिनल कॉस्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन, मार्जिनल कॉस्ट क्यों चेंज होती है आपको पता है, मार्जिनल कॉस्ट चेंज होती है जैसे एक एडिशनल लेबर आता है तो टोटल कॉस्ट या एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं, तो टोटल कॉस्ट में मेरा कितना चेंज होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, टोटल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिक्स कॉस्ट वेरी विद चेंज इन आउटपुट, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो कॉस्ट आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो वो फिक्स ही कहाँ रही, वो तो वेरिएबल हो गई थी, तो स्टेटमेंट ही गलत है। इफ वी एड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट वी गेट एवरेज कॉस्ट, गलत है। ठीक है, अगर हम टीवीसी और टीएफसी को ऐड करेंगे, टीएफसी प्लस टीवीसी को ऐड करेंगे तो टीसी आएगा, ना कि एसी। एसी कब आता है, एएफसी प्लस एवीसी। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा हो गया गलत, ए बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। मार्जिनल कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला गया है, टोटल कॉस्ट को मैं डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ यूनिट से। अगर मैं टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगी तो मार्जिनल कॉस्ट नहीं आता है, क्या आता है ये मेरा, एवरेज कॉस्ट आता है। ठीक है, ये गलत हो गया।
टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन बाय एडिंग अप द फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। टीसी कैसे निकलेगा? अगर मैं टीएफसी प्लस टीवीसी कर दूंगी तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों गलत हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द एलएससी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लानिंग कर्व ऑफ द फर्म। इनकरेक्ट पूछा गया, ठीक है। तो पहली बात तो सही बोली गई है, कल ही हमने पढ़ा था। एलएससी कर्व के 3 नाम और है, उसको प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, बोट कर्व भी बोलते हैं और एनवलप कर्व भी बोलते हैं। प्लानिंग कर्व क्यों बोलते हैं? हमेशा बिजनेस जो प्लानिंग करता है लॉन्ग रन के लिए करता है, तो एलएससी कर्व का नाम भी प्लानिंग कर्व है, तो ये तो सही है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? प्राइस पर यूनिट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये भी सही है। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए मैंने कितनी यूनिट सेल की उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। इफ टोटल रेवेन्यू इज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वी गेट मार्जिनल रेवेन्यू, गलत है। अगर टोटल रेवेन्यू को मैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करूंगी तो मेरी एवरेज रेवेन्यू आएगी। मार्जिनल तो आता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। ए बी सी सही स्टेटमेंट है, डी गलत है। और हमसे पूछा क्या गया था? इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा गया तो इसका आंसर क्या होगा? डी। वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी इज इक्वल्स टू, देखिए टीसी कैसे निकलता है अपना? टीवीसी प्लस टीएफसी, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? टीएफसी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीएफसी। 82 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टेंजेंट टू द, अभी देखा था, ठीक है। फॉलिंग पार्ट हमेशा फॉलिंग पर ही होगा, राइजिंग पार्ट हमेशा राइजिंग पर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये पार्ट एलएससी कर्व का फॉल हो रहा है, तो ये कहाँ पे टेंजेंट हो रहा है? फॉलिंग पार्ट पे होगा। 83 का आंसर होगा ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन लॉन्ग रन? यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेनिफिट टू द बिजनेस और डिसइकोनॉमिक्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज और लॉस टू द बिजनेस। इसमें भी 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स और इंटरनल इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमिक्स होती है जब फर्म को इंटरनली कुछ बेनिफिट होता है, और एक्सटर्नल होती है एक्सटर्नल रीजन से कुछ बेनिफिट होंगे। तो एक्सटर्नल पूछा गया, हमें एक्सटर्नल ढूंढनी है। पहला क्या बोला है? रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। देखिए रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज तो खुद के पर्सन के खुद की रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर या बिजनेस के ऊपर। तो ये तो क्या हो गई हमारी इंटरनल, ये एक्सटर्नल नहीं होती है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फाइनेंशियल बेनिफिट। दैट मीन्स अगर किसी बिजनेस की या फर्म की या कंपनी की या किसी पर्सन की गुडविल अच्छी है तो उसे लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, और जब कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो उसको फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के बेनिफिट मिलेंगे, मतलब उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी। तो गुडविल आप इंटरनली ही तो मैनेज करने की कोशिश करते हो, ये भी क्या हो गया? इंटरनल। डेवलपमेंट ऑफ स्किल लेबर का मतलब है मार्केट में अगर लेबर स्किल्ड हो गई तो आपको जो भी स्किल्ड लेबर के बेनिफिट मिलेंगे अल्टीमेटली आपको कॉस्ट को कम करेंगे। तो लेकिन स्किल्ड लेबर डिपेंड किस पे कर रहा है? लेबर की स्किल्स के ऊपर। ये अपने आप में एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इसका आंसर क्या होगा? 84 का सी, ठीक है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स में हमारा आंसर आ चुका है 84 का सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।